दोस्तों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय। प्रखर खबर में आप सबका स्वागत है। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के संदेहजनक रवैये और सुप्रीम कोर्ट के हालिया 2 फैसलों से उन लोगों की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है, जिन्हें लग रहा था कि हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर कड़ा फैसला देने वाला सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में भी चुनाव आयोग की चूड़ियां टाइट करेगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान और वोटिंग के फाइनल डाटा को जारी करने में हो रही देरी और उसमें नजर आ रही हेराफेरी के मामले में एक तरह से चुनाव आयोग के पक्ष में ही फैसला सुना दिया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो याचिका दायर करने वाली संस्था की नीयत पर और इस याचिका की टाइमिंग पर भी सवाल उठा दिया। इन बेहद महत्वपूर्ण मामलों में देश की सर्वोच्च अदालत के इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भारी नाराजगी जताई है। अक्सर अपने बेबाक बयानों और खरी खरी बातें कहने के लिए मशहूर जस्टिस काटजू ने अपने हालिया साक्षात्कार में देश की न्यायपालिका को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की हैं। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें अपने इस इंटरव्यू में कही हैं। ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस अजीबोगरीब रवैये को लेकर जस्टिस काटजू ने कहा कि मौजूदा सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ दरअसल ऊपर से दिखते कुछ और हैं, पर अंदर से वो हैं कुछ और ही। इसके अलावा राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए जस्टिस काटजू ने कहा कि ये फैसला पूरी तरह से कानून के खिलाफ था, क्योंकि वर्शिप एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले के मामलों में यथास्थिति बनी रहेगी। ऐसे मामलों को इस एक्ट के तहत इंटरटेन ही नहीं किया जा सकता। तो फिर किस आधार पे कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला राम जन्मभूमि मामले में दे दिया, क्योंकि ये तो अपने आप में कोई केस ही नहीं बनता था। जस्टिस काटजू ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे मौजूदा सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ का हाथ होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक राम जन्मभूमि मामले के फैसले का ड्राफ्ट दरअसल जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही तैयार किया था। उन्होंने दरअसल चीफ जस्टिस बनने के चक्कर में ऐसा फैसला लिखवाया। इसके बाद ज्ञानवापी का भी मामला जब उनके पास आया तो वो इस केस को सीधे सीधे ये कह के खारिज कर सकते थे कि वर्शिप एक्ट के तहत ये केस नहीं बनता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते आज इस किस्म के फालतू मुकदमे भी सुप्रीम कोर्ट में सुने जा रहे हैं। जस्टिस काटजू के मुताबिक अपने चीफ जस्टिस बनने की संभावनाओं के कमजोर पड़ने के डर से ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बोगस केस को डिसमिस नहीं किया। उन्हें लगा कि प्रतिकूल फैसला देने पे शायद उनके सीजीआई बनने की संभावनाएं कमजोर हो जाएंगी, लिहाजा देश की राजनीतिक हवा का रुख भांपते हुए उन्होंने इस केस को डिसमिस नहीं किया। काटजू ने तो अपने इंटरव्यू में यहां तक कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो वो इलाहाबाद में न रहकर ज्यादातर समय दिल्ली में ही रहते थे और अपने सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की पैरवी में लगे रहते थे। उसके बारे में मैं आपको बहुत बताऊं। अच्छा, अब आप क्योंकि पूछा, मैं बताने दी। मैं इलाहाबाद का हूँ। ये बॉम्बे के थे, आए थे चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। और जो मुझे खबरें, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं इलाहाबाद के, क्योंकि मैं वहाँ का हूँ, बात होती रहती है वक्त। बोले ये इलाहाबाद में रहते ही नहीं थे, दिल्ली पहुंच जाते थे अपनी पैरवी करने के लिए, जल्दी से सुप्रीम कोर्ट जज बनूं ताकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाऊं। ही वाज हार्डली सीन इलाहाबाद, यहाँ पड़े रहते दिल्ली में। और यहाँ आके जो भाषण खूब देते हैं, ही टॉक्स, इन्हें बहुत बातें खूब, भाषण, फ्रीडम, लिबर्टी वगैरह। मगर जब आया अयोध्या वर्डिक्ट, ही वाज अ पार्टी टू इट, एंड सम पीपल से इनफैक्ट ही रोट दैट जजमेंट व्हिच इज अ डिसऑनेस्ट जजमेंट, क्योंकि वो एक तरफ कहा गया कि इट इज अ क्राइम और दूसरी तरफ दे दिया, जिन क्रिमिनल्स को दे दिया वो साइट। और जब इनके सामने केस आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, ज्ञानव्यापी ये कह देते सूट मेंटेनेबल ही नहीं, तो ये भी खत्म हो जाता है। और सारे ऐसे इस तरह के 20 डिस्प्यूट खत्म हो जाते कि मेंटेनेबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मगर ये इनको लगा कि मैं अगर ये फैसला दे दूं तो मेरी चीफ जस्टिस ही खटाई में पड़ जाएगी। ही वाज देन सीनियर जज बट नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये लोग बड़े करियरिस्ट होते हैं, बड़े अपना करियर प्लानिंग करते हैं कि मेरा खतरे में न पड़ जाए चीफ जस्टिस ही। और बीजेपी नाराज हो जाएगी अगर ऐसा फैसला दिया तो मुझे सुपरसीड कर दें।
Why take even 1% chance? जस्टिस काटजू ने भारतीय न्यायपालिका को एक लाइलाज मर्ज बताते हुए कहा कि 2006 से लेकर 12 तक लगभग 5.5 साल तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जज प्रो मोदी हो गए थे और बाद के वर्षों में तो ये सिलसिला और भी तेजी से बढ़ा। उन्होंने पूर्व सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा का सांसद बनाने और पूर्व जज जस्टिस अरुण मिश्रा को मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाए जाने के फैसलों पर भी उंगली उठाई। इसके अलावा जस्टिस काटजू ने आरएसएस को लेकर भी कई गंभीर और महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि दरअसल आरएसएस अंग्रेजों का खड़ा किया हुआ एक संगठन है। 1925 में अंग्रेजों ने इसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने के मकसद से खड़ा किया था और तभी से आरएसएस देश में नफरत फैलाने के एजेंडे पर लगातार काम करता चला आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल की छोटी उम्र से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी सोच पूरी तरह से नफरती हो गई है और वो इससे ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। जस्टिस काटजू ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा हाल में कही गई ये बात कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं, बहुत ही मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद बात है, क्योंकि भाजपा का अपना तो कोई कैडर है नहीं, आरएसएस का कैडर ही उसके लिए काम करता है। बीजेपी आरएसएस की मदद के बिना तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती है और भाजपा पूरी तरह से आरएसएस की मशीनरी से ही चलती है। ऐसे में नड्डा ने ये बेसिर पैर की बात क्यों कही और किसके इशारे पे कही, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये इस बारे में तो नड्डा ही बेहतर बता सकते हैं। जस्टिस काटजू ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 20 साल तक वकालत करने के दौरान आरएसएस के लोगों के निकट संपर्क में रहे, जिसके चलते उन्हें आरएसएस की कई अंदरूनी बातें भी बहुत बेहतर ढंग से पता है और उन्हें ये बात भी इसीलिए बहुत अच्छी तरह से पता है कि बीजेपी का आरएसएस के बिना कोई वजूद ही नहीं है। बीजेपी कोई भी बड़ी बात आरएसएस की अनुमति के बिना कह ही नहीं सकती है। तो ऐसे में नड्डा का ये कहना कि बीजेपी आरएसएस से स्वतंत्र है या भाजपा को आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, एक पूरी तरह से बेसिर पैर की बात है। इसी तरह मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के बारे में राय पूछे जाने पे जस्टिस काटजू एकदम से बिफर पड़े। उन्होंने कहा मोदी जी की तो उपलब्धि केवल यही है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में देश में शिशु कुपोषण दर को बढ़ा दिया, महंगाई को बढ़ा दिया, बेरोजगारी को बढ़ा दिया। इसके अलावा तो मोदी ने देश में कोई काम किया नहीं है। और मोदी जी के बौद्धिक स्तर और माइंडसेट की बात की जाए तो वो अक्सर उल जलूल और फालतू किस्म की बातें ही करते दिखाई देते हैं। जैसे वो बताते हैं कि गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी करके हाथी का सिर लगा दिया गया था, गांधारी के 100 बच्चे थे तो सर्जरी से हुए थे और रामायण में 100 किस्म के हवाई जहाजों यानी विमानों का उपयोग हुआ था। इसी किस्म की बातें मोदी जी किया करते हैं। यही उनके ज्ञान का दायरा है जो पूरी तरह आरएसएस के माइंडसेट से मेल खाता है और इससे ये लोग कभी उबर नहीं सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं कौस्तुभ उपाध्याय आपसे लेता हूं इजाजत। फिर किसी नई खबर, नए मुद्दे और नए न्यूज एनालिसिस के साथ मिलेंगे आपसे प्रखर खबर में। और अंत में आपसे वही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप सबने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही ये काम कर डालिए, ताकि प्रखर खबर में आने वाली ताज़ा तरीन खबरें आपको तुरंत पता चल सकें और आप देश के मौजूदा हालात और ज़रूरी मुद्दों से ना रह जाएं बेखबर। तो इसके लिए आपको बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन करना होगा। दोस्तों, आपसे एक और बेहद ज़रूरी गुजारिश एक बार फिर से करना चाहूँगा कि डॉगी मीडिया की इससे खुल्लम खुल्ला सरकार की दलाली के दौर में प्रखर आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप हमारे चैनल प्रखर खबर के साथ जुड़िए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने कमेंट्स के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव हमें दीजिए, ताकि हम आपकी उम्मीदों को और भी बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। तो आपके कमेंट्स, आपके सुझावों का हमें है बेसब्री से इंतज़ार। इसी के साथ आप सबको कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार।